वर्ण मिलेगा तो उच्चारण स्थानीय सिद्ध नाम है, उच्चारण स्थल भी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। हमारा जो संस्कृत पठन पाठन का उसमें उच्चारण स्थल कितने हैं? 7 हैं। हम जो पढ़ते हैं अपने पठन पाठन में जो अवतरण किए हुए हैं यह उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी है? कौन कौन से हैं? पहला आपका है कंठ, ना? दूसरा क्या है? तालु है। तीसरा क्या है? मूर्धा है। चौथा क्या है? तीसरा ओष्ठ है। अरे कहूँ रहा है भैया, याद रहा है आगे पीछे है। नहीं वो ऊपर आठ होना चाहिए। चुप भैया सब। अब विसर्जनीय नाम इचुय नाम कुकु पद्मानीय नाम ऋतु रसड़ा ऋतु नाम दंता यमुना नाम नस्क्याचा जीवामूल्यस्य जीवामूलम। वही है ना शब्दों। तब से याद करिए आ ई उ ऋ से, है ना? सात है आठ भाई खुशी आठ पहले स्वर आ रहा है, पहले स्वर आ रहा है ना, तो स्वरों के क्रम में ले चलो। कहाँ हो गया? इधर देखिए अब, है ना? मैंने कहा उच्चारण स्थल कितने हैं हमारे संस्कृत में हम पठन पाठन में इस्तेमाल करते हैं? 7 हैं। तो 7 यही है। ये 7 कौन से हैं? ये है ना? अब आप यहाँ समझिए संख्या 8 भी माना जाता है ना? लेकिन वो किसके अनुसार है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ये विशेष बात है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर उच्चारण स्थल पूछा जाए तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। वो 8वां कौन सा? वकारस दंतोष्ठ। हाँ पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं? 8 है। बस इतना रट ला एक लाइन में, है ना? अब एक चीज जानिए, इतने जो 7 हमारे उच्चारण स्थल दिखाई दे रहे हैं इसमें एक चीज की बात नहीं की गई। मुख अगर खोला ही ना जाए तो कुछ ना कहते हैं, है ना? मुख को उच्चारण स्थल में सम्मिलित नहीं किया गया, कारण क्योंकि मुख सभी उच्चारण स्थलों में क्या रहता है? सामान्य रहता है। बस ना अगर हम गलती से या कंठ से कोई वर्ड बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तब भी मुख खोलना है। तालु से बोलते हैं तब भी मुख खोलना है। ओठ से कोई वर्ड उच्चारित करते तब भी मुख खोलना है। यानी किसी भी वर्ड को हम बोलते हैं मुख खोलना है। यानी सब में मुख क्या है? कामन है ना? यही मुख हमारा शायद कहाँ पहुँच जाता है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां, है ना? हालांकि हमारे सिलेबस में जो कितने माने जाते हैं? 7। मुख को क्या समझेंगे हम? सब में कामन मानेंगे। 8 ना मैंने कहा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। 8वां का वही हम ना पता है ना? अब बोला अब हम नहीं मानते। बस ना मैंने कहा आप एक रख लीजिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थलों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। जो हम पठन पाठन में इस्तेमाल करते हैं कितने हैं? 7। और मैंने कहा मुख सब में कामन है, सब में मुख कामन रहता है ना? यानी मुख को उच्चारण स्थल की श्रेणी में नहीं रखा गया, जबकि इसको रखा जाना चाहिए, है ना? जैसे आज हमारा वर्ण है तो वर्णों की गणना में आपको गिना जाता है, मैंने व्यंजन को उच्चारण के लिए क्या करता है? सहयोग देता है ना? वैसे ही ये मुख हमारा क्या करता है? सहयोग करता है किसी भी उच्चारण स्थल से निकलने वाले वर्ण को उच्चारित करने में। कौन सहयोग करता है? मुख। इसको भी गिनना चाहिए था लेकिन नहीं गिना जाता, नहीं माना जाता। तो कितने मानेंगे? 7।
मुख्य स्वर में क्या है? अब इसमें अगर ला को आप समझ गए हो तो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपका पहला नंबर है, क्या है? कंठ के लिए कहा गया अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, यही कहा गया ना, अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा। तो ऐसी स्थिति में अब जरा समझिए, किताब में आप देखेंगे पूरा अक्षर मिलावट न होगी ना जी। मैंने अलग अलग किया है तो उसको समझिए। अब आ का मतलब महाशय सूत्र में हमें आ आ से छोटा है बड़ा दोनों समझ लेना है ना। जो हमारे लेखन की दृष्टि से है, आ या बड़ा दोनों प्रयोग में आते हैं ज्यादातर, है ना। कुलता का प्रयोग नहीं मिलता है ना के बराबर, है ना, या प्रकरण वसी हम उसे कुलत मानते हैं। तो ज्यादातर प्रयोग आका किस रूप में मिलता है? हर्ष और दीर्घ के रूप में। इसलिए छोटा आपको हर्ष और दीर्घ दोनों यहाँ समझना है। कुल का मतलब क्या होता है? का वर्ग होता है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, ख, ग, घ, कितने आते हैं? खा का मतलब केवल हा है और विसर्जनीय नाम लिखा गया ना, यानी इन सबको मिलाकर इसे षष्ठी बहुवचन में रखा गया। आ, उ, हा और विसर्ग ये चारों को मिलाकर के षष्ठी बहुवचन में रखा गया है। और षष्ठी का प्रतिचिह्न क्या है? का की, यानी आ का वर्ग, हा तथा विसर्ग का, है ना। उच्चारण स्थल क्या है? कंठा यानी कंठ। तो ये जो लिखा गया विसर्जनीय नाम, ये वास्तव में क्या था? विसर्जनीय था। इसका नाम क्या, इसका अर्थ क्या था? विसर्जन। और जो नाम लगाया गया अनुसार, ये षष्ठी विभक्ति का क्या है? दो तक है। समझ गए ना? जिसका उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। समझ रहे हैं? लेकिन ये सब कब उच्चारित होंगे? जब कंठ के साथ साथ हमारा मुख भी, जब कंठ के साथ साथ हमारा मुख भी खुले। अगर अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं, आपका उच्चारण स्थल है पहले नंबर पे मुख, दूसरे नंबर पे कंठ, तीसरे नंबर पे कोई और नाम दे दूं दंत, चौथे नंबर पे भी दोनों, आप ये भी दोनों करेंगे। ध्यान इतना देना जरूर है आपको कि मुख अगर दिया थोड़ा सावधानी से हल करना है ना। अगर मुख आ गया ऑप्शन में थोड़ी सावधानी से। अब इसी में एक बार ऐसा है, ये अंगा, है ना, ये हमारा नाम नासिका, यानी अंगा का उच्चारण स्थान कंठ तो है, साथ साथ क्या है? नासिका भी है। और ठीक है ये पाना मुख, एक मुख, नासिका, कंठ, कंठ सभी। अगर इस तरह आया तो सभी कर देना है। समझ में आया? क्योंकि मुख उच्चारण स्थान तो नहीं, लेकिन बिना मुख के किसी वर्ड का उच्चारण और नासिक का वो संज्ञा सूत्र है। तो नासिक की संज्ञा कैसे पता होती है उसके लिए वही से मुख वाली बात आती है। बिना मुख के किसी वर्ड का उच्चारण नहीं हो पाता। समझ गए ना? मुख नासिका वचनों अनुनासिक अनुनासिक का संज्ञा सूत्र है ना। तो आप यहाँ समझिए, आप बात करिए उच्चारण स्थल में। तो अंगा आपका कितने उच्चारण स्थल को उपयुक्त करता है? नासिका और कंठ को। मुख कामन इसको उच्चारण स्थल नहीं माना गया, लेकिन उच्चारण स्थल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना? तो आपका एक तीनों हो सकता है, है ना। एक तरह क्लियर हुआ? तो यहाँ नंबर एक हमारा क्या है? आपको विसर्जनीय नाम। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आया? तालु। इसके लिए हमारा क्या आया? अगला सूत्र यसा नाम तालु। अब यसा नाम को हम षष्ठी विभक्ति में जोड़ देते जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा? तालु। तो ई का मतलब क्या है हमारा? छोटी या बड़ी, बड़ी ई। चु का मतलब चावर्ग, चावर्ग, है ना। अब चावर्ग बोले तो चा छा जा झा या, ये हो गए। या का मतलब केवल या, सा का मतलब बड़ा सा, केवल कौन सा सा? इसका उच्चारण स्थल क्या है? तालु। तालु। तालु का दूसरा नाम तालव्य, है ना। तालिया, तालव्य। इस तरह आपका तीसरा क्या आया? और इसके लिए कहा गया ऊ।
उपधमानीयानाम क्या कहा गया? ओष्ठव। ओष्ठ देखिए द्विवचन से क्योंकि अधर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक ऊपर का दूसरा नीचे। ओठ जो होते हैं दो होते हैं, है ना? तो ऐसे यहाँ पे देखिए ऊ का मतलब हम क्या ले लेंगे? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मतलब बराबर। बराबर में क्या क्या आते हैं? बढ़ा आगे और उपधमानी है। देखो जरा उपधमानी पर कितने थे? दो वाले दो से और बाकी किस रूप में थे? अर्ध विसर्ग इसका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है ना? ये तीनों काला फटाफट फिर आगे बढ़ी। ऐसा कुछ थोड़ी बताया, क्यों बताया? मतलब जैसे क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थल की परिभाषा नहीं आपको बताई है ना? इसको सारे में बताते हैं क्या उच्चारण स्थल की परिभाषा क्या कह सकते हो? उच्चारण स्थल की परिभाषा किस तरह कर सकते हो, है ना? हो गया? बेटा दिन जात हो जात बा ये कितना लिख पाएगा? बस करेंगे। चौथे नंबर पे देखिए, नंबर 4। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? रसाड़ा मूर्धा। हम भी थोड़ा कम लिख पाते हैं बच्चों ना, समझ लीजिएगा। रसाड़ाम। अब यहाँ नाम लिख दिया गया ना, तो ये सर्टिफिकेट का दुपट हो गया। ऋतु रसाड़ाम मूर्धा। मूर्धा की मूर्धा सही है, सही है जी जी। विसर्ग ना हो नहीं, विसर्ग होता भी नहीं है आकारांत में। अब री का हर्ष दीर्घ दोनों होता है ना? री का हर्ष दीर्घ दोनों होता है, तो हर्ष दीर्घ होता है हमारा 2 बार इस तरह किया जाता है ना? उनका मतलब टावर टावर को कोई स्वर करता हा दा हा, यही है ना? रा का मतलब क्या है? केवल। और इस सा का मतलब क्या है? केवल मूर्धन्य। इन सब का उच्चारण क्या है? मूर्धा। मूर्धा अथवा इसका दूसरा नाम क्या है? मूर्धन्य। हाँ। 5वें नंबर पे हमारा क्या आता है? ली।
लृतु लसा नाम दंता लसा नाम दंतः, ये है ना। अब लृ का देख होता ही केवल लृ ले लेंगे। तू का मतलब होता था धा धा ना, ये हो गया। ला का मतलब केवल और सा का मतलब केवल दंत सा, यानी इसका उच्चारण स्थल क्या है? दंत या दंतव्य, दंत या दंतव्य। तो ये हमारे क्या है? 5 मुख्य स्वर वाले हो गए। अब इसके बाद बच क्या रहा है? पंचमाक्षर वाला बच रहा है यमंगलना नाम नासिका पंचमाक्षर के लिए क्या कहा गया? यमंगलना नाम नासिका चा। क्या कहा गया? या नाम क्या हो गया? नासिका। अब यहाँ या का केवल या ही है, माँ का केवल माँ ही समझना है, अंगा का ना ही समझना है, बड़ा कड़ा और ना का ना। इनका उच्चारण स्थल क्या है? नासिका। नासिका या नासिक क्या? दूसरा नाम क्या है इसका? नासिक क्या है ना? हाँ जी, आरत कोड हो ही गया। क्या आरत निकल गई? हाँ, तो ये आपका हो गया यमंगलना नाम नासिका चा। तो वास्तव में है नासिका चा, और वो चा जोड़ दिया। हाँ, चा माने और बोल तो गिरता। अभी जो या है, माँ है, अंगा है, रा है, ना है, इन पांचों अक्षरों का 5 प्रकार का आपने उच्चारण स्थल देखा। अंगा का क्या देखा? माँ का क्या देखा? ओष्ठ, है ना। अंगा का एक उल्टा हो गया। या का आपका कुछ कंठ बोल दिए, है ना। अंगा का कंठ है, या का क्या है? तालु है। ला का क्या है? ना का क्या है? दंत है। तो अलग अलग थे इसके। फिर वो क्या? नासिका चा और नासिका भी होती है ना। यानी या माँ अंगा ड़ा ना का अलग अलग से उच्चारण स्थल जो होता वो तो है ही, इसके अलावा नासिका भी होती है। समझ लेना। कारण क्या है? क्योंकि ये पंचमाक्षर जो है ये किसका अनुसरण करते हैं? नाक का अनुनासिक वर्ण है, यानी अपने अपने वर्ग के वर्ण होने के नाते ये अनुनासिक वर्ण है। दो दो उच्चारण स्थलों का अनुगमन करने के कारण इनको दोनों में रखा गया, है ना। ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई। 7वां देखिए, 7वां हमारा क्या है? जीवा मूल की बात किया गया। तो हमारा यही वर्ण बच रहा। जीवा मूल में कौन आता है? अर्धविसर्ग का अर्धविसर्ग था। जो आपके कौन से वर्ण? जंघन वर्ण थे, अर्धविसर्ग का अर्धविसर्ग था, जिनको जीवा मूलीय कहा गया, जीवा की जड़ से निकलने के कारण इसलिए कहा गया जीवा मूलीयस्य जीवा मूलम। यानी जीवा मूली वर्णों का उच्चारण क्या है? जीवा मूल है। तो जीवा मूलीयस्य वर्ण कौन कौन से? अर्धविसर्ग का अर्धविसर्ग था। इसका उच्चारण स्थल क्या है? जीवा मूल। तो ये जो हमारे 7 प्रमुख उच्चारण स्थल थे उसकी बात हो चुकी, उनकी सारी बातें हो चुकी। अब उन 7 उच्चारण स्थल के बातों में हमने देखा कुछ वर्णों के उच्चारण स्थल का जिक्र नहीं किया गया। जैसे अंतस्थ वर्ण में आपने देखा या की बात की गई, रा की बात की गई, ला की बात की गई, वा की बात नहीं की गई। स्वरों में हम क्रमशः अगर गए तो कहाँ तक गए? ऋ तक गए। तो हमारा क्या छूटा? ए ओ आई औ छूट गया, है ना। अब यहाँ अनुनासिक वर्णों की बात तो कर लिया हमने, है ना। अनुनासिक वर्ण कौन थे? या माँ अंगा ड़ा ना। लेकिन हमने अनुस्वार वर्ण की बात नहीं की। बस ना, तो कितने की बात नहीं हुई अभी? 5 एक स्वरों में ए 6 की आई ओ औ की बात नहीं हुई, वाह और व्यंजन में वा की बात नहीं हुई। उसके अनुसार। अलावा योगवार वर्ण में अनुसार अनुस्वार की बात नहीं हुई। यानी हमारा कितने वर्णों की चर्चा की रह गई है? 6 वर्णों, है ना। तो सूत्र भी और भी
7 तो हो गए, प्रमुख 7 40 किलो के लिए इनसे जो बचे हैं उनकी चर्चा होगी। समझ गए ना? इतना उतार लिए, आगे बढ़ो। अबे ना बढ़िए जल्दी करा। हो गए? ये मिटादी बेटा सब मिटाई दी। मिटादी एका लाल हरा नीला पीला। हाँ हो गया? चलिए आइए 8वें नंबर पे सबसे पहले इनको ले सकते ए आई को, है ना? ए आई को इसके लिए कहा गया घरे छोटे बच्चे राजा को पढ़ाओ तो याद हुई। क्या कहा गया? ए देखो ए देखो इस तरह कहा गया ना? ए देखो ऑप्शन बताओ। इस तरह ही लिखा गया है। बड़ों की मात्रा में हाँ देखिए बड़े देख लो जरा। छोटा हुआ है, सही है। विसर्ग है? विसर्ग नहीं, कंठा पे भी विसर्ग नहीं है। अरे हमने देख लिया ये मैं सही से लिखा था। अच्छा एक मिनट ठीक है, यही है कंठ ताल इस तरह मिला के देखिए ए देखो कंठ ताल कहा गया। अब जरा हम समझिए कंठ ताल से कंठ और ताल में समझ लेना है। यहाँ पे आपको कौन सा समास है? द्वंद्व समास कंठ ताल। ए देखो में भी द्वंद्व समास चला जाएगा ना। अब जरा ये देखो को समझिए, ये वास्तव में एक धन ऐत था, एक धन ऐत था, है ना? अब यहाँ ता का क्या बनाया गया? दा बनाया गया है, एक संधि है। हाँ हाँ मैं करा रहे हैं। वो बड़ा इसमें देख लीजिएगा भाई। अगर बड़ा हो रहा है तब भी कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 पद है ना? जी सही। 2 पद की दृष्टि से बड़ा होना चाहिए। अगर हम कम नहीं है इस तरह तो और एक आध जगह देख लीजिएगा, तभी कोई परिवर्तन परिभाषित करिएगा, है ना? चले जी पूरी बात समझाया भाई। देखिए ए द्वैतों की जो बात हो रही, एक धन ऐत, है ना? अब यहाँ एक में जो ता है वो वास्तव में दा बन जाता है। किस सूत्र से? जस्ट संदेश से, है ना? जलाम के स्वंत से कहता ता का परिवर्तन दा में हो जाता है जब प्रत्याहार के कवल यदि अंत हो या बाद में कोई स्वर होना, है ना? तो ता का दा में हो जाएगा। दा में एक की मात्रा जोड़ेंगे दय बनेगा, तो क्या बन जाएगा? इसको जोड़ेंगे ए दय बनेगा ना। यहाँ से देखिए क्या बनेगा? ए दय। और इसका रूप शक्ति 2 वचन में चला दीजिए, क्योंकि 1 और 2 पद है ना, तो दोनों पदों को शक्ति 2 वचन में चला जाएगा, तो हो जाएगा ए दय को, यानी एक और ऐत का क्या हो जाएगा? एक और ऐत का। अब यहाँ का क्या है हमारा? हलवड़ है। हलवड़ की यहाँ गणना नहीं करनी है, तो इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? एक संज्ञा। तो जब एक संज्ञा करेंगे तदस्मन लोप पातक लोप से लोप हो जाएगा। तो एक का मतलब ए है और ऐत का मतलब ऐ है, यानी इन दोनों का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ और तालु। कंठ और तालु है। कंठ और तालु। ठीक। अब ऐसे अगर ना समझ में आए तो ए देखिए किसके मिश्रण से बना है? आ और ई से। ई के मिश्रण से बना है। आ का उच्चारण स्थल क्या कंठ। है? ई का क्या है? तालु। अब एकदम क्लियर हो गया ना? कंठ तालु। उतारना छाप लाएगा ना जी। छापा तो कॉपी करो। फोटो का भी तो भैया पिछला सांस है जागे
छठा और नीचे कर दीजिए भैया, थोड़ा नीचे कैसा साइंस का अलग है, साइंस का अलग है और उनका वो भी मानसिक उच्चारण स्थान केवल बंद नहीं कहा जाएगा। अगर जैसे वर्ण पूछ रहा है कि एक ऐसा वर्ण है तब तो सबके लिए भी लागू कर रही है ना। सबके लिए अगर पूछा जाए आपका उच्चारण स्थल कंठ है ना, छोटा सा आपका पूछा जाए तो आपका दंत नहीं कहा जाएगा, दंतव्य नहीं कहा जाएगा, है ना। उच्चारण स्थल की बात करें वो तो दंतव्य सा बोलते हैं ताकि हम जाने कि ये दंत उच्चारण स्थल का सा है ना। और जो आपका ओष्ठ है और भी जो इस तरह के शब्द है दंतव्य और क्या नासिक के है और क्या मैंने लिखा है नहीं, ताल का ताला भी लिखा है, दंत का दंत भी लिखा होगा ना। तो हमारे उच्चारण में जो हम लोग उच्चरित करते हैं बोलते हैं बोलता की भाषा में दंतव्य और ये सब कहते हैं ना, लेकिन उसका शुद्ध नाम केवल तालु है, तालव्य दंत है, दंतव्य कान का तालव्य माना जाता है। जैसे जिसमें तालक जैसे कैसा वर्ण है तालु दे दिया, तालक के दे दिया, तालक हाँ तो तालव्य के वर्ण कहेंगे ना। उच्चारण स्थल अगर पूछा जाए तो तालु होगा, यही ना, यही तो हम नहीं कह रहे हैं। हाँ जैसे मूर्धा अगर उच्चारण स्थल पूछा जाए तो मूर्धा, और बड़ा का कह दिया किस तरह का बड़ा है तो मूर्धा नहीं कह देना, यही ना। ये थोड़ा अंतर जानते रहिएगा उच्चारण स्थल और वर्ण। अगर उच्चारण स्थल बोले तो जो मुख्य हमने लिखाया सातों उसी पे भी आपको जवाब देना है ना। जो आपके साथ उच्चारण स्थल लिखाए गए हैं नाम वही कहिएगा। जो आवली में मैंने कहा इसको मूर्धन्य बना दीजिए, मूर्धा या मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वर्ण है ना। ताल ताल के बाद तालव्य लिखा गया तो तालव्य वर्ण हो जाता है, ताल उच्चारण स्थल हो जाता है ना। दंत अगर लिखा गया दंत आपका उच्चारण स्थल है, दंतव्य वर्ण है, समझ रहे हैं ना। इस तरह आप उसको समझिए। नासिक अगर लिखा नासिका लिखा गया तो नासिका उच्चारण स्थल है और नासिक क्या वर्ण है ना। यही कहना चाह रहे हो, अब ठीक है। तो वहाँ अंतर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। समझ में आया। अंतर अगर ये लिखना चाहो एक लाइन में कहीं लिख भी सकते हो। पहले एक पूरा पहला, अगला कौन सा है हमारा, ये तो हो गया। अब क्या बचा, इसके लिए कहा गया और अरे भैया जब आई मिलके ए बना तो आ धन ए बराबर आई होती है, आ धन ए बराबर आई। अब इसका उच्चारण स्थल एक है, इसका पहले ही बता दिया जा चुका है ना। तो कंठ अब यह दूधा कंठ थोड़ी लिखवा, कंठ 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 पालू पसंद में तो कंठ कॉमन हो गया ना। अब यहाँ पे इसका अगर हम लिखेंगे आ धन ई बराबर क्या बनता है, ए धन आ बराबर आई बनता है, यही ना। इसके लिए हो गया उल्टा कर दिया, आ धन ए। अब आपका उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है। और ए में हम क्या पाएंगे फिर से आ ई, आ का क्या है कंठ और ई का क्या है कंठ तालु बोलबा, कंठ तालु ही बोलेंगे। और कंठ तालु ना बोलेंगे संस्कृत चला तो हमारी इतना कुल्ला कंठ तालु है, एक चीज जान लो बाकी है ना समझ लो, ठीक हो भैया जी। तो लड़िया भर गिर लिए तो ज्यादा आगे देखिए। ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम
कंठोष्ठम लिखा गया है जी और रहेगा और नहीं रहेगा। जी जी ये है? बस जी सर। जो लिखा होगा ओ दौतो कंठोष्ठम इतना है। अब यहाँ पे देखिए इसका विग्रह निकालना है। ओत धन और मिल जाते बाबू राम में पटक पटक मारे है ना। एक गलती यहाँ की नहीं और एक गलती यहाँ, जब दोनों संधि करत हैं तो आ और ओ मिलके क्या होना चाहिए है ना। तो संस्कृत है भाई, देखिए क्या है, ये संस्कृत है ना, ये संज्ञा चलत है कि संज्ञा चलत है ना। तो अब भाई ऐसे लिखा और कौन दिक्कत हो तो बनवाइए है ना। ओत औत ये मुख्य क्या है, ओत और औत। अब यहाँ ओत में ता का दा बनाया गया था, दा में ओ की मात्रा जोड़ी गई दौत है ना। और उसके बाद ओ दौत बना, ओ दौत का रूप चला गया षष्ठी द्विवचन में तो बन गया ओ दौतो, यही बना ना। अब यहाँ तक क्या हमारा हल वाला है, हलंत है, अंतिम हलंत वाला है, इसकी संज्ञा की जा सकती है। जब एक संज्ञा करेंगे आदासन लोग से लोग संज्ञा का से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ओ, यहाँ क्या बचेगा और ता देखिए ता के लिए तपरा तत्काल ही पाता हो गया। ज्यादातर व्याकरण में देखा गया कि अंत में हलंत वर्ण के रूप में क्या दिख रहा था, ता है ना। इसलिए यहाँ एक शॉर्टकट नियम बना दिया गया, ता परह तत्काल, यानी ता यदि किसी पद के अंत में है उसकी गणना नहीं करनी है तो उसका तत्काल लोप कर दें, यानी हलंत्यम और आपका संज्ञा के सूत्र और आदर्शनम लोपा या लोपा इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लोप किया जा सकता है। अगर उसकी गणना नहीं करनी तो ता का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या ओ, यानी ओत का मतलब ओ, औ का मतलब औ का मतलब औ। इनका उच्चारण क्या है, कंठ और ओष्ठ, यही ना। अब यहाँ ओ को देख लीजिए किसके मिश्रण से बना है, आ और उ से। आ और उ के, छोटा हो ना जी। आ का उच्चारण क्या है, उ का क्या है ओष्ठ। जब आप ओ का उच्चारण क्या होगा, कंठ बना तो औ का भी वही होगा, क्योंकि औ कैसे बना, आधन ओ मिलकर बना है तो ओ का पहले से कंठोष्ठ है और आ का कंठ पहले से ही है तो कंठोष्ठ ही रह जाएगा, कुछ और नहीं है ना। इतनी बात समझ आई। अब हमारा क्या बचा, दसवां सूत्र करा वकारस्य। देखिए संस्कृत में एक कथनी चलती है, किसी एक वर्ड को निगेट करना हो तो उसके आगे अकार जोड़ देते हैं। जैसे आ है तो अकार बोलते हैं, की है इकार बोलते हैं, कु है तो उकार बोलते हैं। ये कहने की परंपरा संस्कृत में किसी एक वर्ड को इंडिकेट करने की है ना। अब वह कहना था तो उसको क्या कहा गया, वकार। वकार का मतलब क्या होता है, वही होता है। अभी आप एक पढ़े होंगे पुष्पांगरा छंद, तो वहाँ पे कहा गया आयुध न आयुध रे खतो निकारो है ना। ये आकार का मतलब यही है ना, तो यहाँ वकार का मतलब वह है। हम पढ़ते ना ऋकारांत उकारांत ऋकारांत है ना, इस तरह पढ़ते हैं। तो ऋकार का मतलब क्या होता है, ऋ, और अंत का मतलब ऋ से अंत होने वाला। अकारांत यानी आ बोले तो आ, और कारांत, कार का मतलब यहाँ क्या है, आ से अंत होने वाला, यानी जो कार जोड़ा जाता है वर्णों के अंत में किसके लिए है, उस वर्ण का पार्टिकुलर रूप बताने के लिए, पार्टिकुलर समझाने के लिए। अब अगर वकार न कहा जाए तो हम इसको ये षष्ठी विभक्ति में लिख ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आया। इनका वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम है दंतोष्ठम, दंतोष्ठम यहाँ भी ओष्ठ है जी, दंतोष्ठम जी औ नहीं क्या बोलोगे? सही है सर। अब जब मैं आपसे इसका प्रत्यक्षीकरण पूछूं तो आप तुरंत देख लीजिए कहाँ बाबू हम सक्सेना में अंदाज में बोला, अंदाज कमरो दंतोष्ठम होते है ना। वकारस्य दंतोष्ठम। अब यहाँ वकार का मतलब क्या था, वाह, इसका उच्चारण स्थल क्या है, दंत और ओष्ठ। अब इसमें जैसे यहाँ पे हमने वर्णों को देखा था, दंत दिखा, यहाँ पे कंठ दिखा, ओष्ठ दिखा। अब इसमें दंत ओष्ठ ना दिखा
है ना। अगर हम लक्षणा से भी लेकर चले, ऊ का वा में परिवर्तन किया जाता है यह संधि में, है ना। तो ऊ का वा में क्या, ऊ का उच्चारण तो क्या है, होस्ट है। फिर दंतवा कहाँ से आया, दंत में क्या क्या आते हैं, ली पुरुषा नाम दंता। अब ली काबर ला सा, इन सभी वर्णों का या से कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ लेना देना होता तो हम दंत को लाके इसमें समेट सकते थे। हाँ, तो ये दंत आया कहाँ से, इसके लिए कोई क्लू नहीं मिलता। इसलिए आप जानिए, जब वाह का पूछा जाए तो तुम आराम से, है ना, वाह बोला, वाह का टच है, ऊपर का ऐसे लगा कि टच कर जाएगा। वाह तो दांत और ओठ का यहाँ क्या मिला, सामंजस्य मिला। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दंत। आगे क्या है, 11वां क्या बचा, इसके लिए कहा गया नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अब यहाँ नासिका यानी नासिका होता है, अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्तर क्या होता है, नासिका। तो इतने सूत्र हैं, है ना। ये पूरा उतार ला, एक रटला समझला, है ना। अगर आपको सारे सूत्र याद हो गए हैं तो समझिए आपका उच्चारण स्तर कहीं गलत नहीं होता, है ना। ज्यादातर ये डबल डबल वाले पूछ जाते हैं, जो डबल है इसके साथ होती है और चला प्राप्त है मुख, है ना। जो डबल है इनके साथ क्या चलता रहता है, मुख। तो डबल उच्चारण स्तर जो मुख्य रूप से उच्चारण स्तर साथ में डबल वाले कितने हमारे बन गए, यही दिखा ना, 4 पाँच है लगभग। एक का उच्चारण स्थान दूठी हो, आई का दूठी हो, ओ का दूठी, औ का दूठी, वा का दूठी, इतना मिला। अब उसके अलावा समझिए, उसके अलावा 5 और मिलते हैं, कहाँ, यमन गणनम, आपका क्या कहा गया, यमन गणनम नासिका, और इनका और भी एक उच्चारण स्तर क्या अलग अलग है, तो दूर के ऊपर होते हैं। तो 5 10 बार ऐसे हैं जिसका मुख्य रूप से 2 उच्चारण स्तर पाए जाते हैं, रचनाक्षरों का, ए आई का, ओ औ का और वा। कितने वर्णों के कितने उच्चारण स्तर होते हैं, डबल डबल होते हैं। तो दिमाग में छवि बना लीजिए, ए आई ओ औ वा, यमं गणनम, इन सब के उच्चारण स्तर कितने होते हैं, डबल होते हैं। जब ये छवि अभी से दिमाग में बना लोगे, डबल उच्चारण स्तर वाले होंगे, तो आप एग्जाम में थोड़ा ध्यान से इसको हल करेंगे, है ना। और मुख सब में कॉमन है, जिसका सिंगल होता होगा मुख लेके 2 भी बन सकता है, जिसका डबल होता होगा मुख लेकर 3 भी बन सकता है ना। बात समझ में आया, समझ गए ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उच्चारण स्तर, तो उच्चारण स्तर के प्रश्न अगर आते हैं तो बिल्कुल सीधा आपका रहेगा, है ना। वह यही एक है जो थोड़ा सा हमें नतीजों से हटता रहता है ना। वाह का आपका उच्चारण करके ही समझना, वाह, नीचे का होठ, नीचे का होठ और ऊपर का दांत क्या होते हैं, टकराने के लेवल पे होते हैं ना, इसलिए दंत और ओठ माना गया। उच्चारण की दृष्टि से वाह का उच्चारण स्तर क्या माना गया है, दंत ओष्ठ। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। उच्चारण स्तर समाप्त। प्रश्नोत्तरी इस पे करूंगा, थोड़ा देख कर आइएगा, है ना। उसके बाद आपका चलेगा उच्चारण स्तर खत्म हो गया, क्या चलाए, संज्ञा पे आते हैं। इसके बाद हम आपका पढ़ रहे पतन पाए, संज्ञा छोड़कर तो खत्म